हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इतिहास का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले हम इसका पार्ट 1 भी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी आपको देखना है। तो शुरू करते हैं क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। 1583 ईस्वी में प्रयाग का नाम परिवर्तित कर इलाहाबाद किसने किया? ठीक है, इलाहाबाद जैसे इंग्लिश में अलाहाबाद बोलते हैं, तो 1583 में इसका नाम क्या था? प्रयाग था। प्रयाग से इलाहाबाद नाम किसने चेंज किया था? अकबर ने। ठीक है, इसका नाम किया था इलाहाबाद, यानी अल्लाह का बाद, है ना, अल्लाह का घर। ओके, तो अकबर ने इसे चेंज किया था। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 में इसका नाम फिर से चेंज करके क्या कर दिया? प्रयागराज। ठीक है, 2018 में नाम चेंज किया गया है। अब इसका वर्तमान में नाम क्या है? प्रयागराज। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है। मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किस स्पष्ट उद्देश्य के लिए की थी? ठीक है, तो विधानसभाओं के अंदर पहुंचा उनका नाश करने के लिए, उन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हाँ, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। इसका मुख्य कार्य यही था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों की थी? ताकि विधानसभाओं के अंदर पहुंचकर उनका नाश करने के लिए। और भी कारण थे इसके। ठीक है, अच्छा, इस पार्टी स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष थे सी आर दास। ओके, ये भी पूछा जाता है। अध्यक्ष थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू कौन थे? सचिव थे। ठीक है, स्वराज पार्टी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 में। 1923 में इसकी स्थापना की गई थी, 1 जनवरी 1923 को। कब? जब महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, उसके बाद स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बारे में अगर डिटेल से बात करें तो 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने इलाहाबाद में, कहां पे स्थापना की थी? इलाहाबाद में। ठीक है, वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहते हैं। कांग्रेस के खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसे सामान्यतः स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसके अध्यक्ष सी आर दास तथा सचिव मोतीलाल नेहरू थे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो कांग्रेस की विधानसभा में पहुंचकर उनका नाश करना था, क्योंकि वर्ष 1922 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस में चुनाव लड़ने के लिए अनुमति परिवर्तन विरोधियों को नहीं थी। ठीक है, अनुमति नहीं थी। तो सितंबर 1923 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में, ठीक है, दिल्ली में आयोजित किया गया था कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? अब्दुल कलाम आजाद ने। स्वराजियों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई थी। ओके, तो इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट थे ये। क्वेश्चन नंबर 3 है। गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां हुई? तो कहां पे हुई थी गांधी जी की पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति? ये हुई थी बनारस में। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। बनारस में हुई थी। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम 9 जनवरी को क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस। ठीक है, प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं, क्यों? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। ठीक है, और गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की भी स्थापना की थी गांधी जी ने। भारत आने के बाद, महात्मा गांधी के बारे में आपको बता रहा हूं, भारत आने के बाद वे किसी आंदोलन में भाग नहीं लिया था महात्मा गांधी ने, बल्कि भारत भ्रमण पर निकल पड़े थे। इसी दौरान मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर, मदन मोहन मालवीय जी ने बुलाया था। ठीक है, मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर 1915 में बीएचयू के स्थापना समारोह में शामिल होने गए। 1915 में क्या हो रहा था? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना समारोह में गांधी जी पहुंचे, और वहां पर 6 फरवरी 1916 को गांधी जी ने भाषण दिए थे, अपना प्रथम भाषण दिया था। ठीक है, जिसमें भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य भाषण के वो क्या थे? तो जिसमें बनारस की गंदगी की निंदा की थी इन्होंने, तथा वहां पे उपस्थित जो राजा महाराजा थे, राजा और महाराजा, उनकी आलोचना की थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा गांधी जी का एक हम शॉर्ट रिवीजन भी करते हैं, क्विक रिवीजन। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, जैसे गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। इनका उपनाम क्या है?
तो महात्मा बोलते हैं इन्हें, गांधी, बापू और राष्ट्रपिता। जैसे महात्मा इन्हें सबसे पहले किसने कहा था? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें सबसे पहले महात्मा कहा था, और बापू इन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते थे। ठीक है, तो इनके उपनाम है महात्मा गांधी, बापू और राष्ट्रपिता। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो करमचंद गांधी इनके पिता का नाम था, जो कि पोरबंदर के दीवान थे। ओके, और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। ठीक है, और ये नाम कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपको याद करने। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मनीलाल, रामदास और देवदास। अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है ना, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? कई बार परीक्षा में पूछा गया है, गांधी जी का 5वां पुत्र किसे कहा जाता है? ठीक है, अच्छा, इनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो मोहनदास का बचपन धार्मिक वातावरण में बीता। मां के प्रभाव से अहिंसा, सत्य, शाकाहार और आत्मशुद्धि के मूल्यों में उनमें गहरे बैठे। ठीक है, उन्होंने राजकोट में स्कूल की पढ़ाई की और 13 वर्ष की उम्र में कस्तूरबा से विवाह हुआ। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी की शादी किस वर्ष हुई थी? तो 13वें वर्ष उनकी शादी हुई थी। किससे? कस्तूरबा से। शिक्षा और दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं, तो 1887 में मैट्रिक पास करने के बाद वे लंदन गए। तो जो 1887 के टाइम पे गांधी जी लंदन गए थे, यानी कितने समृद्ध परिवार से थे ये, है ना। 1891 में उन्होंने बैरिस्टर बने ये, और 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। और दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को। ये दोनों ईयर आपको याद रखनी है। दक्षिण अफ्रीका गए, वहां उन्होंने रंगभेद के खिलाफ उन्होंने अपने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। यहीं से उनकी अहिंसक संघर्ष की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट थे महात्मा गांधी से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा और फैक्ट जानते हैं, तो भारत वापसी और स्वतंत्रता संग्राम के बारे में। गांधी भारत कब लौटे लौटे 1915 को, 9 जनवरी 1915 को। डेट याद रखनी है, क्योंकि इसी दिन हम प्रवासी दिवस भी मनाते हैं। चंपारण सत्याग्रह जो इन्होंने किया था, चंपारण आंदोलन, वो कब किया था? 1917 में। ये ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, उसके बाद फिर खेड़ा 1918 में। अहमदाबाद मिल हड़ताल जैसे आंदोलनों में भी राष्ट्रीय नेता बने। मुख्य आंदोलन इनके कौन कौन से थे? तो असहयोग आंदोलन था, जो 1920 से 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद ही 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। ठीक है ना, अभी बता रहा था मैं आपको, स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। किसने की? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, ये फैक्ट है जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च इन्हें किया था 1930 में। ओके, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ये सत्य, अहिंसा, स्वदेशी स्वराज और सामाजिक सुरक्षा जैसे छुआछूत विरोध, महिला सशक्तिकरण, ग्राम स्वराज के प्रबल समर्थक थे। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में नाथूराम गॉडसे द्वारा गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इनकी विरासत की बात करें तो महात्मा गांधी को विश्व स्तर पर अहिंसा के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्मदिन 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर से संबंधित एक फैक्ट और याद रखना कि 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भी मनाया जाता है। ठीक है, जो कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट थे महात्मा गांधी से संबंधित जो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चोरी चोरा घटना उत्तर प्रदेश में कहां पर हुई थी? ये कई बार पूछी गई है परीक्षाओं में। ठीक है, तो ये हुई थी गोरखपुर में। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, गोरखपुर में हुई थी ये। ओके, वो कब हुई थी? तो 4 फरवरी 1922 को। कब हुआ था ये चोरी चोरा घटना? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। और इसी के बाद महात्मा गांधी जी ने चोरी चोरा घटना के बाद ही असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अच्छा, गोरखपुर की बात हो रही तो गोरखपुर का ओडीओपी पता होना चाहिए आपको। गोरखपुर का ओडीओपी क्या है? रेडीमेड गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स और
टेराकोटा। ठीक है, ये यहाँ का ओडीओपी है। ओडीओपी क्या होता है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। अच्छा, यहाँ का ओडीओएस भी बताऊं आपको। आप बोलोगे ओडीओएस क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ओडीओएस भी शुरू किया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट। ठीक है, हर जिले का एक अपना विशेष खेल होगा, ताकि उत्तर प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके। तो यहाँ का ओडीओएस क्या है? कुश्ती। अब मैं आपको ओडीओएस भी बताता रहूंगा साथ के साथ। तो ओडीओपी यहाँ का रेडीमेड गारमेंट्स और टेराकोटा है, और ओडीओएस है यहाँ का कुश्ती, गोरखपुर का। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट से गोरखपुर से संबंधित, तो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन के रूप में अपना पहला धर्मोपदेश कहां पे दिया था? ठीक है, तो ये सारनाथ में दिया था, वाराणसी में। सारनाथ कहां पे स्थित है? वाराणसी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसे ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, कई बार सारनाथ ना देके ऋषिपत्तनम आ जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ऋषिपत्तनम। ठीक है, ऋषिपत्तनम में दिया था गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश। किन्हें दिया? तो 5 ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मण भिक्षुओं को दिया था इन्होंने। ठीक है, पांच ब्राह्मण भिक्षुओं को उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध धर्म में इसी घटना को क्या हम बोलते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, बोध गया में क्या हुआ? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और कुशीनगर में इन्हें इनकी मृत्यु हुई थी, यानी महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहां प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित खालिस्तान में अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा और देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण हुए थे। ठीक है, तो कहां पे अवतीर्ण हुए थे? ये अवतरित हुए थे, तो ये हुए थे संकिसा, ऑप्शन ए। और संकिसा वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो ये है फर्रुखाबाद में। ओके, फर्रुखाबाद में स्थित है ये संकिसा। ठीक है, फर्रुखाबाद में स्थित है संकिसा, तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा, फर्रुखाबाद का ओडीओपी क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। क्या है वो फर्रुखाबाद का? तो वस्त्र छपाई, जरी जरदोजी। ठीक है, फर्रुखाबाद का ये ओडीओपी वस्त्र छपाई और जरी जरदोजी। और यहाँ की बात करें हम ओडीओएस की, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, तो वो क्या है? यहाँ का हॉकी है। और फर्रुखाबाद जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान है, और हिंदू धर्म के लिए भी, तो तीनों धर्मों के लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान है फर्रुखाबाद। ठीक है, जैसे फर्रुखाबाद में ही द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, फर्रुखाबाद से ही। और यहाँ पे मुगल घाट भी बनाया गया है औरंगजेब द्वारा। ठीक है, और जैन धर्म से भी संबंधित है फर्रुखाबाद। तो ये फर्रुखाबाद आपको याद रखने हैं। यहाँ का ओडीओपी ओडीओएस और महात्मा बुद्ध कहाँ पे अवतरित हुए थे? तो फर्रुखाबाद के संकिसा में। ठीक है, श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश देने वाला स्थान कौन सा था? श्रावस्ती था। कौशाम्बी बौद्ध और जैन दोनों धर्मों के लिए पवित्र स्थल है कौशाम्बी। और सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। ठीक है, प्रथम उपदेश सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 7 है, वैदिक काल में विद्यमान निम्नलिखित ऋषि संतों में से कौन से उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ठीक है, कौन से संबंधित नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पे। तो याज्ञवल्क्य, भारद्वाज, अत्रि और पार्श्वनाथ। तो इसमें से याज्ञवल्क्य संबंधित नहीं है, क्योंकि ये कहां से संबंधित है? ये हैं गुजरात से संबंधित। ठीक है, गुजरात से ऋषि याज्ञवल्क्य। उसके बाद भारद्वाज आश्रम भी आपने पढ़ा होगा। भारद्वाज आश्रम एक पर्यटन स्थल भी है, कहां पे स्थित है? प्रयागराज में। तो ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हो गए, प्रयागराज में स्थित है भारद्वाज आश्रम। और अगर हम बात करें अन्नी की, तो ये कहां पे है? अत्रि, चित्रकूट में ही है। ठीक है, चित्रकूट। उसके अलावा अगर
पार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। पार्श्वनाथ का, वो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे, है ना, 23वें तीर्थकर। वाराणसी में जैन धर्म के मुख्य रूप से 4 जैन तीर्थकरों का जन्म हुआ था। ठीक है, 4 जैन तीर्थकरों का जन्म कहां पे हुआ था? वाराणसी में। और अयोध्या में 5 जैन तीर्थकरों का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ हुआ था? तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह था, 1857 की क्रांति थी, वो कहां से शुरू हुई थी? मेरठ से। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मेरठ से शुरू हुई थी ये 10 मई 1857 को। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 10 मई 1857 को क्या हुआ था मेरठ में? तो 10 मई 1857 को रविवार का दिन था। उस दिन मेरठ में पैदल टुकड़ी ने 20 एनआई से विद्रोह प्रारंभ हुआ और इस टुकड़ी ने विद्रोही सैनिकों को अपने अधिकारियों की हत्या कर दी। इन्होंने, विद्रोही सैनिकों ने अधिकारियों की हत्या कर दी। ठीक है, उसके बाद दिल्ली कूच कर गई, दिल्ली की तरफ बढ़ गई है। और ये था 1857 की क्रांति। ठीक है, और एक फैक्ट और आता है, लेकिन इससे पहले का है वो, अगर हम बताएं 29 मार्च 1857 का। 29 मार्च 1857 को क्या हुआ था? तो 29 मार्च 1857 को बैकरपुर बंगाल में, ठीक है, कहां पे? बैकरपुर, ये कहां पे है? पश्चिम बंगाल, मतलब बंगाल में है ये। उस टाइम बंगाल बोलते थे, क्योंकि बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। तो बैकरपुर बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के मंगल पांडे ने चर्बी युक्त कारतूस के विरोध में विद्रोह कर दिया था और उन्होंने अपने लेफ्टिनेंट जनरल बाग की हत्या कर दी थी। उसके बाद इन्हें 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो प्रथम घटना 29 मार्च 1857 की मानी जाती है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में सबसे पहली घटना हो जाएगी 10 मई 1857। ठीक है, भारतीय विद्रोह का 1857 क्रांति प्रारंभ हुई थी मेरठ से 10 मई 1857 को। क्वेश्चन नंबर 9 है, पंचमहल इनमें से किस भारतीय शहर में स्थित है? किस भारतीय शहर में स्थित है पंचमहल? लखनऊ, गोलकुंडा, आगरा और फतेहपुर सीकरी। देखो यहाँ पे आगरा भी दिया है, फतेहपुर सीकरी भी दिया है, तो राइट आंसर फतेहपुर सीकरी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फतेहपुर सीकरी में स्थित है ये पंचमहल। और इसकी स्थापना किसने की थी पंचमहल की? तो मुगल बादशाह अकबर ने इसकी स्थापना करवाई थी। ठीक है, अकबर ने। अकबर के टाइम पीरियड की बात करें तो ये कब से कब तक ये मुगल बादशाह रहा था? 1556 से 1605 तक। ठीक है, 1556 से 1605 तक ये मुगल बादशाह रहा था। इसने फतेहपुर सीकरी में पंचमहल की स्थापना की थी। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है। ये पंचमहल फतेहपुर सीकरी की सबसे ऊंची इमारत है और इसका जो आकार है वो पिरामिड के आकार का है। इसे हवा महल भी कहते हैं। अगर पंचमहल का दूसरा नाम बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? हवा महल। ठीक है, इसे हवा महल भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट हैं पंचमहल से संबंधित जो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहां हुआ था? देखो आगे ना, ये क्वेश्चन अभी बताया था आपको, कहां पे हुआ था? बनारस यानी वाराणसी में। बनारस में जैन धर्म के 4 तीर्थकरों का जन्म हुआ था। ठीक है, वो चारों जैन तीर्थकर मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो 7वें जैन तीर्थकर थे यहाँ पे सुपार्श्वनाथ। भगवान सुपार्श्वनाथ जी का जन्म हुआ था। उसके बाद 8वें जैन तीर्थकर थे भगवान चंद्र प्रभु। ठीक है, उसके बाद 11वें तीर्थकर थे भगवान श्रेयसनाथ। श्रेयांसनाथ। उसके बाद 23वें तीर्थकर थे भगवान पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 23वें तीर्थकर हैं, काफी इंपोर्टेंट तीर्थकर हैं ये जैन धर्म के। ठीक है, तो 4 जैन तीर्थकर थे जिनका जन्म वाराणसी में हुआ था। 5 जैन तीर्थकरों का जन्म कहां पे हुआ था? अयोध्या में। अयोध्या में प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव का भी जन्म हुआ था। ठीक है, बाकी के इंपोर्टेंट भी बताएंगे हम आपको। तो पार्श्वनाथ जी के बारे में जानते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म वाराणसी के भेलपुर में हुआ था। तीर्थकर पार्श्वनाथ 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया इन्होंने, तथा 83वें दिन कठोर तपस्या के बाद 84वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, अंत में अपना निर्वाण कार्य समीप जानकर ये कहां चले गए थे? संमेद शिखर।
ठीक है। समित शिखर जैन धर्म में बहुत ही इंपॉर्टेंट और पवित्र स्थल है, जो कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। झारखंड में कहाँ पे, पारसनाथ की पहाड़ी पर स्थित है। ये पहाड़ी भी पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है पारसनाथ की पहाड़ी किस धर्म से संबंधित है, किस धर्म का पवित्र स्थान है, तो ये जैन धर्म का पवित्र स्थान है। ठीक है, तो ये झारखंड पारसनाथ की पहाड़ी पर चले गए थे, जहां ने श्रावण शुक्ल सामग्रिकों ने मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये पार्श्वनाथ जी के बारे में आपको ये फैक्ट याद रखनी। क्वेश्चन नंबर 11 है, संत कबीर किसके शिष्य थे। ठीक है, तो संत कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद जी के। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम अगर और जो ऑप्शन दिए गए उनकी बात करें, जैसे नरहरिदास के शिष्य कौन थे, काफी आपने याद भी किया हुआ, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, नरहरिदास। उसके बाद बल्लभाचार्य की बात करें तो ये पुष्टि मार्ग के प्रेरता थे। वो अष्टछाप का नाम आपने सुना होगा, है ना, पुष्टि मार्ग के प्रेरता। ठीक है, सूरदास, कुमनदास इनके शिष्य थे बल्लभाचार्य जी के। तो संत कबीर किसके शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, कबीरदास जी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे इनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ था, काशी में हुआ था, वाराणसी में, लहरतारा तालाब के पास। ठीक है, और इनके पालक कौन थे, इनके माता पिता का तो पता नहीं चलता है एग्जैक्टली, तो इनका पालन पोषण किसने किया था, नीरू इनके पिता थे और नीमा इनकी माता थी, और ये जुलाहे थे। ठीक है, एक प्रसिद्ध कहानी है इनके बारे में कि ब्राह्मण विधवा ने लोक लाज के कारण नवजात शिशु को तालाब में छोड़ दिया था, जहां ये नीरू और नीमा पहुंचे जुलाहा बनकर, वहां से उन्होंने कबीरदास जी को ग्रहण किया। और एक कथा ये भी है कि कमल के फूल पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, कमल के फूल पे ये मिले थे इन्हें। काफी कहानियां हैं खैर। तो कबीरदास जी के बारे में और जानते हैं, ये कौन थे, एक बुनकर थे। जीवन भर इन्होंने सूत काटकर और कपड़ा बुनकर अपना गुजारा किया। इनके गुरु का नाम क्या था, तो अभी हम डिस्कस किए थे, स्वामी रामानंद जी। ठीक है, जो कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे, उनसे इन्होंने दीक्षा ली। पत्नी का नाम क्या था, तो लोई इनकी पत्नी का नाम था। अभी परीक्षा में पूछा भी गया, इंपोर्टेंट है ये। और इनकी अगर संतान की बात करें तो इनके एक पुत्र थे कमाल और एक पुत्री थी कमाली। दोनों ही इंपोर्टेंट है, आपको नाम याद रखने हैं, क्यों अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं की बात करें तो साकी, शबद, रमैनी, बीजक, ये इनकी याद रचनाएं हैं। उनकी भाषा सुदक्कड़ी भाषा थी, जिसे पंचमेल खिचड़ी भी बोलते हैं। इसमें कौन कौन सी भाषाओं का मिश्रण था, पुरानी हिंदी, अवधी, ब्रज, कुछ फारसी अरबी शब्दों का इसमें मिश्रण था। जीवन का इन्होंने अधिकांश समय वाराणसी पर ही बिताया, लेकिन जब इनकी इनकी मृत्यु का समय आया तो ये मगहर चले गए। ठीक है, मगहर क्यों गए, क्योंकि मगहर में ऐसी कहानी थी उस समय उत्तर भारत में कि काशी में मरने वाले को स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने वाले को नरक मिलता है। तो इसी भ्रम को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी जो देह है वो कहां पे त्यागी थी, मगहर में। ठीक है, वो भक्ति आंदोलन में निर्गुण धारा के संस्थापक माने जाते हैं कबीरदास जी, और इनके जो अनुयायी हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कबीरपंथी। ठीक है, कबीरदास जी के अनुयायियों को क्या बोला जाता है, कबीरपंथी। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस मुगल शासक की बेगम का मकबरा मरियम उज जमानी सिकंदरा में स्थित है। ठीक है, तो मरियम उज जमानी पहले तो ये पता होना चाहिए किसे कहते हैं, जोधाबाई को कहते हैं ये। ठीक है, जोधा अकबर जो मूवी है ना, तो जोधाबाई को ही क्या बोलते हैं, मरियम उज जमानी। ठीक है, मरियम उज जमानी बोलते हैं इन्हें, जोधाबाई को। इनका मकबरा कहाँ पे स्थित है, सिकंदरा में, तो अकबर के पास स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये अकबर की एक हिंदू राजपूत पत्नी थी मरियम उज जमानी। और आगरा मथुरा सड़क पर जब आप देखोगे बाईं ओर सिकंदरा पड़ता है, तो अकबर के मकबरे के पश्चिम में स्थित है इनका मकबरा। ठीक है ना, क्योंकि इनकी अंतिम इच्छा थी कि इनके मकबरे का निर्माण अकबर के मकबरे के पास ही किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को भारतीय कला में पहिया यानी कि व्हील, ठीक है, चक्र, चक्र और हिरण द्वारा दर्शाया गया है। तो किस घटना को दर्शाया गया है गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश को। ठीक है, पहले उपदेश को चक्र और हिरण द्वारा दर्शाया गया। और पहला उपदेश कहां पे दिया था, सारनाथ में, सारनाथ या ऋषिपत्तनम में, वाराणसी में पहला उपदेश दिया था। ठीक है, ये कुछ बौद्ध धर्म की घटनाएं और उनके प्रतीक चिन्ह।
तो देखते हैं, जन्म का प्रतीक क्या है? कमल एवं सांड जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है? घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ज्ञान का प्रतीक क्या है? तो बोधि वृक्ष यानी पीपल का वृक्ष ज्ञान का प्रतीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। ठीक है। प्रथम उपदेश चक्र का प्रतीक है, यही क्वेश्चन था। और निर्वाण किसका प्रतीक है? तो पद चिन्ह है वो किसका प्रतीक है? निर्वाण का। और मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो स्तूप। ठीक है। मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप। तो ये प्रतीक है जो आपको याद रखने हैं। थोड़े से ही हैं लेकिन परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये याद करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 14 है, दीवाने आम निर्मित संगमरमर से लाई गई थी, यानी कहां से लाई गई थी? जो दीवाने आम में निर्मित संगमरमर का प्रयोग हुआ है वो कहां से आई थी? तो आई थी मकराना से। ठीक है। मकराना की संगमरमर इसमें यूज हुई थी दीवाने आम में। ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? ये भी पता होना चाहिए, पूछा जाता है। तो इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था दीवाने आम का। और कहां पे करवाया था इसका अगर निर्माण पूछा जाए एग्जैक्टली, तो दिल्ली के लाल किले में। ठीक है। दिल्ली के लाल किले में है दीवाने आम। दिल्ली के लाल किले में। देखो, शाहजहां के काल को मुगल साम्राज्य में स्थापत्य काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। शाहजहां के काल को ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि निम्न में से किस बादशाह का काल मुगल काल में स्वर्ण स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो शाहजहां का काल कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि उसने बहुत सी इमारतें बनवाई इसलिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्न में से किसने सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था? तो सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने इसका किया था उपयोग। ये फैक्ट एज ए फैक्चुअल डाटा है, तो आपको ये याद कर लेना, क्यों दोबारा भी पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ठीक है। और ये कब किया था? अगर जैसे इसे समझो और फैक्ट आपको बताऊं तो 1918 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। तब इसका अपने भाषण में उन्होंने नारा दिया था। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन में। अच्छा, ये कहाँ हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन? अगर इसकी बात करें तो ये कहां पे हुआ था? दिल्ली में। ठीक है। दिल्ली में आयोजित हुआ था 1918 में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। उन्होंने अपने भाषण में सत्यमेव जयते नारे का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ठीक है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किया था। इनके अल्पवयस्क पुत्र थे, जिसका नाम क्या था? अल्पवयस्क पुत्र का नाम ये भी परीक्षा में पूछा गया, ब्रजेश कादिर। ठीक है। ब्रजेश कादिर, ये इनके अल्पवयस्क पुत्र थे। तो ब्रजेश कादिर को उन्होंने अवध का नवाब बना दिया था। ठीक है। अवध का नवाब घोषित किया इसे, अवध का नवाब बना दिया था। और 1858 फिर अवध पे फिर से कब्जा किसने किया था? ये कौन था वो सेनापति ईस्ट इंडिया कंपनी का? तो वो भी पता होना चाहिए, कॉलिन कॉम्प्लेन। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कॉलिन कैंपबेल। ठीक है। कॉलिन कैंपबेल ने पुणे कानपुर पर भी अधिकार किया था और लखनऊ पर भी अधिकार किया था। ठीक है। उसके बाद ये बेगम हजरत महल नेपाल भाग गई थी ब्रिटिश कादिर को लेके, अपने पुत्र को लेके। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत का देवन आंदोलन कहां शुरू हुआ था? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। तो ये सहारनपुर से हुआ था। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है। कहां से हुआ था? सहारनपुर से। अब इसके अगर हम बात करें तो 1866 में, ठीक है, 1866 में देवबंद आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। कहां से? सहारनपुर में। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में एक इसका जो वो था मुख्य उद्देश्य, वो था क्या? दारुल उलूम
दारुल उलूम। इसकी स्थापना किसने की थी इस आंदोलन की? तो कई बार परीक्षा में पूछे गए ये नाम, आपको याद रखने। इस आंदोलन को मोहम्मद कासिम नानोतवी तथा राशिद अहमद गगोही। ये नाम आपको याद करने क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कादिर मोहम्मद कासिम ननोतवी और रासिम अहमद गगोई द्वारा मुस्लिम समुदाय में धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिम समुदाय को नैतिक व धार्मिक उत्थान करना था इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, अच्छा इससे समझ एक फैक्ट, बहुत ही इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खां के खिलाफ फतवा जारी किया था देवबंद आंदोलन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि सर सैयद अहमद खां के खिलाफ फतवा किस संगठन ने जारी किया था? तो देवबंद आंदोलन के द्वारा, दारुल उलूम के द्वारा ही सहारनपुर से इनके खिलाफ फतवा जारी किया गया था। ठीक है, इनके नाम जरूर आप याद रखना, पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद अहमद गगोही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का एक क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए में बनाया गया था। कब बनाया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना वर्ष पूछिए तो 1924 में। ठीक है, 1924 में एचआरए की स्थापना हुई थी। कानपुर में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे? कानपुर में। तो इसका हेडक्वार्टर कहां बनाया गया था? हेडक्वार्टर इसका आगरा में बनाया गया था। ठीक है, आगरा में बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर। उसके बाद 1928 में इसमें एक नया शब्द जोड़ा गया, एस फॉर सोशोलॉजिस्ट। ठीक है, इसका नाम हो गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलोसिस्ट एसोसिएशन। इसकी डिटेल है जैसे कि ये देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का संचालन करने के उद्देश्य से वर्ष 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और इसकी स्थापना किसकी ने की थी? कौन थे इसके संस्थापक सदस्य? तो सचिन नाथ सान्याल। कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, इसमें देखो भगत सिंह का नाम नहीं है, ऑप्शन में भगत सिंह दिया जाता है तो वो बाद में जुड़े थे संगठन से, लेकिन इसके संस्थापक सदस्य नहीं थे वो। तो सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद इसके संस्थापक सदस्य थे। बाद में 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई। यानी इसमें सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया था 1928 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन से सुल्तान हैं जिन्हें एक शहर प्राप्त हुआ जहां अब आगरा अवस्थित है? ठीक है, यानी यहां पे पूछा गया है आगरा की एक तरीके से स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो आगरा की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने। कब की थी? 1504 में। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अच्छा सिकंदर लोदी से संबंधित एक फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि ये कवि भी थे। तो किस किस उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे? गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे सिकंदर लोदी। और 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना की थी। और एक संस्कृत का ग्रंथ भी था, उसका इसने फारसी में क्या करवाया था? ट्रांसलेट करवाया था, फरंगे सिकंदरी। ठीक है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। फरंगे सिकंदरी फारसी में इसने अनुवाद करवाया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, महात्मा गांधी के किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था? तो शुरुआत में ही बताया था, जब गोरखपुर में चोरी चोरा की घटना हुई थी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा 4 फरवरी 1922 को।
तो उसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था चोरी चोरा की घटना से प्रभावित होकर। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। अगर इसकी हम डिटेल की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28 डिटेल की बात करें हम, तो 1922 में गोरखपुर जिले में चोरी चोरा नामक स्थान पर लोगों द्वारा क्रांतिकारी भीड़ थी जिसके द्वारा थाने में आग लगा दी गई। तो इस हिंसा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को, ये डेट भी याद रखनी है, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, भगवान बुद्ध की अंतिम सांस यानी महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था, कहाँ ली थी इन्हें अंतिम सांस? तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुशीनगर का आपको हेडक्वार्टर याद रखना है भाई, हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं क्योंकि इसका नाम भिन्न है। तो ये कल की क्लास में मैंने आपको कराई हुई थी, जिनके जिलों के नाम उनके हेडक्वार्टर के नाम उनके जिलों के नाम से भिन्न है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है? पडरौना। ठीक है, पडरौना इसका हेडक्वार्टर है। ओडीओपी यहाँ के केले के उत्पाद हैं, केले के रेशे से बने उत्पाद यहाँ का ओडीओपी है। तो कुछ फैक्ट और कुशीनगर के बारे में बताऊं जैसे फैक्ट, तो बाबू गैंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान कहाँ पर है? यहीं पर है ये, है ना। इसलिए बार बार आपको रिवाइज कराता रहता हूं मैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ये फैक्ट। ठीक है, इसके अलावा अगर यहाँ पे एक स्तूप भी मिलता है, कौन सा स्तूप मिलता है वो भी पता होना चाहिए, रामगढ़ स्तूप, क्योंकि बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है, रामभर स्तूप कुशीनगर में ही मिलता है। पूर्वी मलगढ़ राज्य की राजधानी भी थी कुशीनगर, पूर्वी मलगढ़ राज्य की राजधानी। ये कुछ फैक्ट हैं कुशीनगर से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में और अच्छे से बात करें तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम समय कुशीनगर में व्यतीत किया। पावा में अपने शिष्य चुंद के यहाँ शुक्र मांस, इसे कुछ लोग मानते हैं कि इन्होंने मांस खाया था, कुछ लोग बोलते हैं नहीं खाया था, तो इस पे विवाद है। खैर, तो शुक्र मांस भोजन सामग्री खाने से इन्हें अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। ये रोग इंपोर्टेंट है, पूछा गया परीक्षाओं में कि महात्मा बुद्ध किस रोग से पीड़ित हो गए थे? तो अतिसार रोग से पीड़ित हो गए थे। उसके बाद बुद्ध पावा से कुशीनगर आ गए और वहीं 80 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? मृत्यु को महापरिनिर्वाण। ठीक है, महापरिनिर्वाण कहा गया। गौतम बुद्ध ने यहीं पर सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने टाइप करके लिखी है, ये परीक्षाओं में पूछी गई है। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। ठीक है, कहां पे दिया था? कुशीनगर में दिया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, काकोरी षड्यंत्र केस से कौन संबंधित है? तो अब्दुल कलाम आजाद नहीं, खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं, इससे अशफाक उल्लाह खान। हाँ, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अशफाक उल्लाह खान काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित हैं। अशफाक उल्लाह खान संबंधित हैं, और भी क्रांतिकारी जो इससे संबंधित हैं। जैसे अशफाक उल्लाह खान का संबंध काकोरी षड्यंत्र केस से कब हुआ था? ये 9 अगस्त 1925 को। ठीक है, 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा, एचआरए के द्वारा हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर, यह लाइन भी इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है, कौन सी रेलवे की लाइन थी वो? सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली डाउन मालगाड़ी को लूट लिया था, जिसमें काकोरी कांड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इससे जुड़े 29 क्रांतिकारियों में से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशनलाल, राजेंद्र लाहिड़ी को क्रमशः फांसी कहां पे दी गई थी? जैसे राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहां पे दी गई थी? गोरखपुर में। ठीक है, ये फांसी का क्रम याद रखना, परीक्षा में पूछा गया डायरेक्ट। अशफाक उल्लाह खां को कहां फांसी दी गई थी? फैजाबाद में, यानी अयोध्या में। उसके बाद रोशनलाल को फांसी कहां दी गई थी? इलाहाबाद, यानी नैनी में, इलाहाबाद की नैनी जेल में, इधर ही लिख देता हूं मैं। और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहां पे दी गई थी? गोंडा में। ठीक है,
ये फांसी का स्थान भी याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है कई बार। तो राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ पे फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। अशफाक उल्लाह खां को कहाँ दी गई थी? फैजाबाद में, वर्तमान में अयोध्या। रोशन लाल को नैनी यानी इलाहाबाद में, वर्तमान में जिसे प्रयागराज कहते हैं। और राजेंद्र लाहिड़ी को कहाँ पे दी गई थी? गोंडा में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब हम अपनी क्लास की परंपरा को निभाते हुए एक योजना डिस्कस करेंगे। तो आज योजना है मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। ये क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो 29 अक्टूबर 2021 को, ईयर हमेशा इंपोर्टेंट होती है, ईयर पूछी जाती है परीक्षा में, तो कब शुरू की गई थी? 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के पूंजीकृत कामगारों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो कामगार की दुर्घटनावश मृत्यु, दिव्यांगत की स्थिति में अधिकतम 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता 6 श्रेणियों में देय होगी। तो रुपए आपको याद रखने कितने? मैक्सिमम 2 लाख, 2 लाख, और कितनी श्रेणियों में? यानी 6 श्रेणियों में। ठीक है, दोनों ही इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जा सकती है। और यह राशि पूर्ण रूप से राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, इसमें केंद्र सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये थी मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना। अब कल इसका आएगा पार्ट 3। ठीक है, उत्तर प्रदेश इतिहास का पार्ट 3 आएगा कल। तो क्लास आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दें, आपका स्वागत है उसके लिए। और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे मैं करंट अफेयर की इंपोर्टेंट चीजें बताता रहता हूँ, डालता रहता हूँ, और कुछ भी कराते हैं। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।